Hello students, welcome to my YouTube channel Be Like the Spoken and Competitive English. Students, this is the fourth video of my YouTube channel in which we are going to learn about the case. So let us we write first case. So हम देखते हैं पहले केस. तो स्टूडेंट्स केस जिसको हम लोग हिंदी व्याकरण में कारक कहते हैं. तो कारक हम अपनी स्पोकन की दृष्टि से तीन भागों में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और ये तीन भाग हैं. पहला कॉलम में हम लिखते हैं सब्जेक्टिव केस और दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं पॉसेसिव केस और तीसरे कॉलम में हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस. तो ये हमारी हिंदी व्याकरण में सब्जेक्टिव केस क्या कहलाता है. हम सब्जेक्टिव केस को हिंदी व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं. पॉसेसिव केस ये हिंदी व्याकरण में अधिकारक या हम इसे अधिकार कारक कहते हैं. ऑब्जेक्टिव केस हमारे हिंदी व्याकरण में ये कर्म कारक कहलाता है. अब हम देखते हैं ये केस कि हमारी स्पोकन इंग्लिश में क्या भूमिका है. तो स्टूडेंट्स, अगर आप केस अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है. जैसे कि मैं आपको एक वाक्य से बताता हूँ यहाँ पे. मान लिया हम अंग्रेजी के एक वाक्य कहते हैं, वह अपनी पत्नी को प्यार करता है. और अगर आप इसे बोलना चाहें तो सही वाक्य होता क्या है, ही लव्स हिज वाइफ. और बहुत देखा जाता है स्टूडेंट्स वाक्य बना लेते हैं ही लव्स योर वाइफ या ही लव्स देयर वाइफ. तो इस प्रकार से वो विद्यार्थी इस कक्षा या क्लास कमरे में हंसी का पात्र भी बन जाता है. सो ही बिकम्स अ लाफिंग स्टॉक. तो इस प्रकार की गलतियों से बचने के लिए स्पोकन इंग्लिश में ये केस जानना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि मैं बराबर आपको बताते आ रहा हूँ कि व्याकरण की क्या भूमिका होती है. कल मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि द ग्रामर इज़ द सोल ऑफ लैंग्वेज. तो हम इस बात को हमेशा याद रखें और भाषा को अपनी मर्जी से ना बोलें और हमेशा व्याकरण के साथ चलें, जिससे आप कह सकते हैं कि आपकी भाषा दूसरे से अच्छी है. व्याकरण ही एक ऐसा चीज़ होता है जो अच्छा होने का दावा कराता है, अन्यथा आप नहीं कह सकते. आप कितनों ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए, अगर आप व्याकरण के साथ नहीं चलते हैं तो कभी ना कभी आप हंसी का पात्र बन जाएंगे. यू विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक. सो लेट अस बी राइट फर्स्ट. तो हम आते हैं पहले नंबर पे सब्जेक्टिव केस. जैसे आप जानते हैं आई का मतलब होता है मैं, और इस आई को हम लोग जब पॉसेसिव केस के कॉलम में लिखते हैं तो ये आई मैं या तो व्याकरण की दृष्टि से माइन बन जाता है और हमें ये हिंदी मीनिंग देता है मेरा या मेरी. फिर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव केस. इस कॉलम में आते ही ये आई मी बन जाता है और मी का मतलब होता है मुझे अथवा मुझको. फिर हम आते हैं दूसरे भाग पे वी. वी मतलब होता है हम अथवा हम लोग या हम सभी. और ये वी इस कॉलम में जाकर के और या व्याकरण की दृष्टि से आर्ष बन जाता है और हिंदी मीनिंग हमें मिलता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम सभी का, हम सभी की. तो ये तरह पॉसेसिव शब्द में लिखे हुए शब्द का हिंदी मीनिंग हमारा, हमारी, हमारे,
हम लोगों का, हम लोगों की, हम सभी का, हम सभी की। इसी प्रकार से कुछ अलग प्रकार की हिंदी में भी आ सकते हैं, पर इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है। हम देखते हैं फिर ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है। ये वी अस बन जाता है, और अस का मतलब होता है हमें, हम लोगों, हम लोगों को, हम सभी को। ये रही हमारी हिंदी मीनिंग ऑब्जेक्टिव केस के कॉलम में। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। अब हम देखते हैं यू। यू का मतलब होता है तुम, तुम लोग, तुम सभी, आप लोग, आप सभी। फिर ये यू इस कॉलम में आकर के योर बन जाता है, या तो व्याकरण की दृष्टि से योर्स बन जाता है। अब हम देखते हैं इसके हिंदी मीनिंग हमें क्या मिलता है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम सभी का, तुम सभी की। इसी प्रकार से अन्य मीनिंग हम देखते हैं आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं यहाँ पे आप सभी का, आप सभी के भी। तो इतना हमारे लिए पर्याप्त है। हम देखते हैं यू इस कॉलम में परिवर्तन नहीं होता है, पर हम यू को ही हम लिखते हैं, परंतु ऑब्जेक्टिव केस के कॉलम में आने के कारण यू की मीनिंग तुम्हें, तुझे, तुझको या आपको, आप लोगों को, आप सभी को। तो ये तरह हमारी ऑब्जेक्टिव केस में यू की मीनिंग। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे। ही का मतलब होता है वह। पहले भी मैंने पोर्शन पढ़ाते समय ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और अच्छी तरह से आप जानते हैं ये मेल यानी कि मास्कुलिन जेंडर, जिसको हिंदी व्याकरण में हम लोग कहते हैं पुल्लिंग के लिए उपयोग किया जाता है। और ये ही पॉसेसिव केस के कॉलम में आकर के हिस बन जाता है, और हिस का मीनिंग होता है उसका, उसकी, उसके। और ये ही ऑब्जेक्टिव केस के कॉलम में आकर के हिम बन जाता है, और हिम का मतलब होता है उसे अथवा उसको। अब आते हैं हम पांचवें नंबर पे, शी। और ये शी का मतलब भी वह होता है, और ये फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, जो आप हिंदी व्याकरण में इसे कहते हैं स्त्रीलिंग। और ये शी इस कॉलम में आकर के हर, या तो व्याकरण की दृष्टि से हर्ष बन जाता है, और इसका हमें हिंदी मीनिंग मिलता है। चूँकि ये स्त्रीलिंग है तो पहली प्राथमिकता हम लोग उसकी की हम देते हैं, परंतु इसका व्याकरण के आधार पे उसका भी हो जाता है,
और उसके भी हो जाता है। फिर ये सी इस कॉलम में आ करके कोई खास परिवर्तन नहीं लेता, परंतु हम यहाँ पे देखते हैं हर बन जाता है और इसका मीनिंग भी उससे अथवा उसको हो जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रहे, जैसे हिम और हर के मीनिंग में कोई खास अंतर नहीं है, परंतु एक है मेल के लिए और एक है फीमेल के लिए। हम इसी प्रकार से आते हैं 6वें नंबर पे, इट। इट का मतलब जनरली होता है यह, और मैंने पिछले बार पोर्शन में ये भी बता चुका हूँ, जिसको कि हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहने के मतलब उभयलिंग या नपुंसकलिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये इस कॉलम में आकर के इट्स बन जाता है और इसका मीनिंग हमें मिलता है इसका, इसकी, इसके। और ये इट इस कॉलम में जाकर के कोई परिवर्तन नहीं लेता है और एज इट इज हम इसी को लिखते हैं इट, परंतु मीनिंग जो कि ये ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, कर्म कारक में आ रहा है, मीनिंग बदल जाती है और हम लेते हैं मीनिंग इसका इसे अथवा इसको। इसी प्रकार से हम आते हैं 7वें नंबर पे, दे। दे का मतलब होता है वे अथवा वे लोग या वे सभी। और ये देश कॉलम में आकर के देयर या व्याकरण की दृष्टि से देयर्स बन जाता है और हमें इन शब्दों का मीनिंग मिलता है उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन सभी का, उन सभी की। तो ये रहा हमारे पॉसेसिव केस में देर या देर्स के मीनिंग। अब ये दे ऑब्जेक्टिव केस के कॉलम में आकर देम बन जाता है और हिंदी मीनिंग हमें मिलता है उन्हें अथवा उन लोगों को, उन सभी को। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका एक चार्ट तैयार हो जाता है। आप इसे चार्ट बना लीजिए और बाय हार्ट याद करना होगा आपको। अब हम देखते हैं जो सब्जेक्ट केस में या कर्ता कारक के जो कॉलम में जितने भी शब्द लिखे गए हैं उनका मीनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ पॉसेसिव केस में भी इसी प्रकार। परंतु यहाँ पे देखिए पॉसेसिव केस के लिए स्पेशली, हालांकि हमने मीनिंग बराबर लिखा है इसके साथ जो चलते हैं, परंतु इसके अलावा इस कॉलम में आने वाले शब्द अपना, अपनी, अपने, तो इस प्रकार से एडिशनल मीनिंग आप देख रहे हैं कि आप इसमें केवल नारे स्थिर ना रहें, परंतु इसको जानने के साथ साथ आप इसे भी जानें कि ये शब्द अपना, अपनी, अपने लेकर के भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अब ये देखेंगे कि पॉसेसिव केस में जो शब्द डबल आए हुए हैं उनका उपयोग किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, आप नीचे की तरफ भी लिख सकते हैं, यूज ऑफ पॉसेसिव। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पहले नंबर पे दो शब्द हमें मिला है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं भी है और माइन भी। अगर आप कहते हैं यह कलम मेरा है तो जनरली हम लोग कहते हैं दिस इज माई पेन।
फिर हम देखते हैं यहाँ पे अगर आप माइंड का उपयोग करेंगे तो किस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, दिस पेन इज माइन। पिछले बार मैंने आपको एम्फसाइज करते हुए बताया था, मैंने हिंदी सेंटेंस सीक्वेंस और इंग्लिश सेंटेंस सीक्वेंस वाक्य के क्रम, और उसमें आपको जिक्र किया था मैंने कर्म के बारे में। जैसे कि आप जान रहे हैं ऑब्जेक्ट एक वस्तु या चीज होता है, जैसे दिस इज माई पेन, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं दूसरे वाक्य में दिस पेन इज माइन, और ये माइन सॉरी यहाँ पे पेन यहाँ पे पहला में आखिरी में आया है, परंतु यहाँ सामने में आ गया एक शब्द के बाद, और ये पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से आप पूरे शब्दों को समझ सकते हैं आसानी से, एक उदाहरण मात्र से आपको पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा। मान लिया आप देखते हैं यहाँ पे और आवर्स लिखा हुआ है। मान लिया आप बोलना चाहते हैं यह मकान हमारा है, यह हम लोगों का है, सो दिस इज आवर हाउस। फिर इसी नियम के आधार पे आप बोलेंगे दिस हाउस इज आवर्स। हम इसी प्रकार से आ जाएंगे, यू के साथ यहाँ दो शब्द आए हैं, योर एंड योर्स। आप बोलते हैं यह टोपी तुम्हारी है या तुम्हारा है, सो दिस इज योर कैप, और क्या बोलेंगे आप, दिस कैप इज योर्स। इसी प्रकार से हम आते हैं, हिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अकेला शब्द है, पर हर के लिए यहाँ पे दो शब्द है। अगर आप बोलते हैं दिस इज हर हेयर बेल्ट, यानी लड़कियां जो सिर पे लगाती हैं, तो दिस इज हर हेयर बेल्ट, परंतु हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो इस नियम के आधार पे दिस हेयर बेल्ट इज हर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं दे के साथ दो शब्द है, देर एंड देर्स। मान लिया आप बोलते हैं यह गाय उनकी है, सो हम जनरली बोलते हैं दिस इज देयर काउ, परंतु हम अन्य तरीके से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिस काउ इज देयर्स। सो इस प्रकार से आप सिर्फ एक को समझ करके जहाँ पे डबल शब्द लिखे गए हैं आसानी से आप वाक्य बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रहे यहाँ पे ये यहाँ पे जो हम केस पढ़ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं मैंने किसी किताब का सहारा नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने किसी किताब के पन्ने पलटा के यहाँ नहीं लिखा है आपको, मैंने अपने माइंड से बताया है। और आपको भी ये बाय हार्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जानना पड़ेगा, तभी केवल आप एक्यूरेट सेंटेंस या करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे। अन्यथा मैंने जो शुरू में उदाहरण दिया, इस प्रकार के वाक्य बना करके आप खुद ब खुद यू कैन बी अ लाफिंग स्टॉक। सो इस प्रकार के हंसी के पात्र से बचने के लिए छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, परंतु हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो इसको आप बाय हार्ट कर लीजिए, और इस प्रकार से वाक्य आपके बिल्कुल ग्रामर की दृष्टि से सही बन जाएंगी। दैट मीन्स यू विल स्पीक इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट, दैट मीन्स यू विल नेवर बी अ लाफिंग स्टॉक। सो स्टूडेंट्स, today we conclude our lesson here, so I will see you in next video, so please keep on watching. Till then, goodbye to everyone.